हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करियर टॉक्स। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आज के टॉपिक का नाम है इंडिपेंडेंसी ऑफ इलेक्शन कमीशन। आज के सेशन में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन के बारे में हम कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कशन हम लोग रिसेंट में जो काफी सारे एडिटोरियल्स अलग अलग अखबारों में आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के इफेक्टिव फंक्शनिंग को लेकर के, इसके इम्पार्शियलिटी को लेकर के, उसी कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे हम लोग इलेक्शन कमीशन और उसकी फंक्शनिंग के बारे में, तथा किस तरीके से इसकी फंक्शनिंग को इम्पार्शियल और न्यूट्रल बनाया जा सकता है, उसे इंश्योर किया जा सकता है, इसकी मॉरल ड्यूटीज क्या हैं और इसका क्या रोल है इंडिया में इफेक्टिव डेमोक्रेसी को लागू करने के लिए यहाँ पर। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग आज का ये सेशन, और आज के टॉपिक का नाम है इंडिपेंडेंसी ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के इस सेशन को। देखिए, ये करंट अफेयर इस कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं कि रिसेंटली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर इनके द्वारा एक इनफॉर्मल मीटिंग अटेंड की गई थी, और ये इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी इनकी प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ। अब आप सभी को पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है या जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो एग्जीक्यूटिव बॉडी का पार्ट होते हैं, और एग्जीक्यूटिव बॉडी के साथ इलेक्शन कमिश्नर्स की इस तरीके से मीटिंग जो हो रही है, उसी कॉन्टेक्स्ट में काफी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंसी के अगेंस्ट नहीं है क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरीके से यहाँ पर इम्पार्शली बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इस तरीके की मीटिंग यहाँ पर वो भी इनफॉर्मल मीटिंग प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ जब इस तरीके से होती है, और साथ ही साथ जब आसपास 5 राज्यों में चुनाव आने वाले हों, तो ऐसे में यहाँ पे काफी सारे सवाल उठाए जाते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन इम्पार्शली तरीके से फंक्शन कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट तरीके से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि साफ साफ अगर देखें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल क्या मेंशन करता है, तो वहां पर बात यही है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको डिस्टेंस बना के रखना चाहिए एग्जीक्यूटिव से, इन परसेप्शन एज वेल एज इन रियलिटी। तो इस तरीके की मीटिंग के बाद काफी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर कि वो इम्पार्शियल होकर के शायद अपना काम नहीं कर रहा है, और यहाँ पर समय आ गया है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको यहाँ पर रिकास्ट किया जाए, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव किए जाएं, ताकि ओवरऑल इस इंस्टीट्यूशन को इम्पार्शियल और न्यूट्रल इफेक्टिव मैनर में बनाया जा सके। अब देखिए, यहां पर जो अपोजिशन है वो अपोजिशन इम्पार्शियलिटी को लेकर के इस वजह से इलेक्शन कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में कंटिन्यूसली सवाल उठाता है। यहां पर एक ऑनलाइन इंटरेक्शन भी अटेंड किया गया था। साथ ही साथ क्रिटिक्स ये भी कह रहे हैं कि जो पीएमओ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, वो इलेक्शन कमिश्नर्स को इस तरीके के इंटरेक्शन के लिए नहीं बुला सकता, क्योंकि जो पोल पैनल है वो एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बॉडी है, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और एग्जीक्यूटिव का इस तरीके का इंटरेक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड ऑफ इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट है, राइट। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में सरकार की तरफ से जवाब आया है, वो जवाब ये आया है कि यहाँ पर सर्टेन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर इस मीटिंग को रखा गया था। लेकिन सवाल ये है कि अगर इस तरीके का कम्युनिकेशन किया भी जाना है, इस तरीके का अगर डिस्कशन किया भी जाना है यहाँ पर, तो वो या तो होम मिनिस्ट्री या लॉ मिनिस्ट्री की जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी है, उस ब्यूरोक्रेसी की मीटिंग होनी चाहिए यहाँ पर, ना कि डायरेक्ट इस तरीके से एग्जीक्यूटिव की मीटिंग यहाँ पे होनी चाहिए। होम सेक्रेटरी को इनवाइट किया जा सकता है कमीशन के द्वारा, और उसके बाद यहाँ पर डिस्कशन की जा सकती है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर के। लेकिन इस तरीके से जब इनफॉर्मल इंटरेक्शन हो रहा है डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव के साथ, तो यहाँ पर बात यही करी जा रही है कि ये इम्पार्शियलिटी के ऊपर सवाल उठाता है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, और उसे हिदायत दी जाती है कि फिर भाई यहाँ पर वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में काम करे और इस तरीके की मीटिंग को अवॉइड करे। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या, और क्या इसके सामने इस तरह के सर्टेन चैलेंजेस बार बार हमें देखने को मिल रहे हैं, और क्यों इस तरह के चैलेंजेस इवॉल्व होते हुए हमें नजर आते हैं इस इंस्टीट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में। देखो, आर्टिकल 324 में मेंशन किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जिम्मेदारी दी गई है कि वो पार्लियामेंट में जितने मेंबर्स होंगे, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन, इन सभी कॉन्टेक्स्ट में इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी जाती है। इलेक्शन कमीशन एक ऑल इंडिया बॉडी है,
जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लेवल पर इलेक्शन को कंडक्ट कराने का काम करती है, और म्युनिसिपैलिटी और पंचायत लेवल पर इलेक्शन कमीशन के अंदर ही फंक्शन करने वाली स्टेट इलेक्शन कमीशन की भी स्टैब्लिश की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसका काम है म्युनिसिपैलिटी और पंचायत लेवल पर यहाँ पे चुनाव को कंडक्ट कराना। और जो सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन कमीशन फंक्शन करती है, उसका काम है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सभी इलेक्शन को कराना। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की अगर हम बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर समझने की कोशिश करें, तो इलेक्शन कमीशन का काम है यहाँ पे टाइम टाइम से जो शेड्यूल है, डेट है इलेक्शंस की, उसको डिक्लेयर करना, कहाँ पे किस तरीके से इलेक्शन होंगे उसके रिगार्डिंग गाइडलाइन सेट करना, यहाँ पर पोलिंग स्टेशंस पे कौन कौन से वोटर्स को असाइन किया जाएगा, ये इसकी जिम्मेदारी है। इलेक्ट्रल रोल प्रिपेयर करना इसकी जिम्मेदारी है। फिर लोकेशन ऑफ काउंटिंग सेंटर्स, उसके आसपास अरेंजमेंट, और किस तरीके से यहाँ पर फोर्सेस की मदद लेकर के इफेक्टिव मैनर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन को हर लेवल पे, हर स्तर पे कराया जाए, यहाँ पर उसको इंश्योर करना यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में इलेक्शन कमीशन जो है वो भाई होम मिनिस्टर से कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि इतने बड़े इलेक्शन को करवाने के लिए उनको स्पेशल फोर्सेस या फिर फोर्सेस की जरूरत महसूस होती है, और उस कॉन्टेक्स्ट में ये मीटिंग होती है। लेकिन उसके सिवा अगर किसी और तरीके से कोई इनफॉर्मल मीटिंग होगी अगर, तो यहाँ पर फिर वो एक तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के साथ इस तरीके की डायरेक्ट मीटिंग को अवॉइड किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई मीटिंग होगी ही नहीं, होगी, लेकिन किस तरीके से फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाने के लिए रिसोर्सेस की जरूरत पड़ेगी इलेक्शन कमीशन को, उसी कॉन्टेक्स्ट में ये मीटिंग करी जाती है। इस तरीके से इनफॉर्मल मीटिंग को अवॉइड किया जाना चाहिए, यही काफी सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे कंटिन्यूअसली कह रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के जो भी डिसीजन होते हैं उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला लेती है उसको चैलेंज किया जा सकता है आपका हाई कोर्ट के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, बाय अप्लाइंग एप्रोप्रिएट पिटीशन, ठीक है। लेकिन जो पोलिंग पीरियड होता है, उस पोलिंग पीरियड के समय पर यहाँ पे बस डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जा सकता, और बाकी समय पर इसके कोई भी अगर डिसीजन है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो बाकी समय पर इलेक्शन कमीशन को फ्री और इंडिपेंडेंट मैनर में ये फंक्शन कर सके, उसकी पूरी फ्रीडम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई है, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक आपका बेसिक डॉक्ट्रिन का भी एक पार्ट है, और डेमोक्रेसी इसके बिना सस्टेन नहीं कर सकती। इसके लिए इस कमीशन की इंडिपेंडेंसी बहुत जरूरी है, और इसलिए इलेक्शन कमीशन को इंसुलेटेड किया जाता है फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस। अब इस तरह के जो इंटरफेरेंसेस बार बार हो रहे हैं, बार बार एलिगेशन लग रहे हैं, जैसे अभी पिछले चुनाव में भी एलिगेशन ये लगाए गए थे कि जो डेट्स इनके द्वारा डिक्लेयर किए गए वो एक तरीके से इनफॉर्मल तरीके से यहाँ पर रूलिंग पार्टी के इन्फ्लुएंस के अंदर यहाँ पर इनके द्वारा ये डेट्स डिक्लेयर किए गए थे। ऐसे एलिगेशन बंगाल इलेक्शन में भी लगाए गए थे। फिर 5 राज्यों में अभी चुनाव होने वाले हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी इस तरह की इनफॉर्मल मीटिंग इनके फंक्शनिंग के ऊपर बार बार सवाल उठाता है। तो अब हमारे सामने सवाल ये आता है कि क्या कर सकते हैं हम लोग इस इंस्टीट्यूशन पर एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए और इसकी इंडिपेंडेंसी को और नेक्स्ट लेवल पर बढ़ाने के लिए। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अब हम देखते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इश्यूज, जिसके कॉन्टेक्स्ट में अगर चीजों को इंप्रूव किया गया तो इस कमीशन को और भी ज्यादा इंडिपेंडेंट और इफेक्टिव यहाँ पे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम अगर और लीगल इशू देखें हम लोग, तो वो है अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स के कॉन्टेक्स्ट में। देखो, इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट करी जाती है, ये अपॉइंटमेंट करी जाती है आपकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो ये इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट करते हैं, ये अपॉइंटमेंट करी जाती है प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर। तो अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देख करके प्रेसिडेंट के माध्यम से इस तरीके से यहाँ पे अपॉइंटमेंट कराएंगे, तो सवाल ये उठता है कि प्राइम मिनिस्टर भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, and executive cannot be the sole participant in appointment of members of election commission। क्योंकि अगर एग्जीक्यूटिव ही अगर अपॉइंट कर रहा है यहाँ पर, तो इस तरीके से जो लॉयल्टी है या अकाउंटेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव की तरह लाई कर सकती है यहाँ पर, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पूरी तरीके से यहाँ पे ये कोशिश करेगी कि अपने तरफ से कोई भी लॉयल व्यक्ति जो है उसको यहाँ पर इस पद पे अपॉइंट किया जा सके। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन का वो वल्नरेबल हो जाता है, और इस कारण से जो इंडिपेंडेंसी है इलेक्शन कमीशन की वो भी कुछ हद तक वल्नरेबल हो जाती है यहाँ पर। तो अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस में कुछ सर्टेन चेंजेस की
इस कुछ सर्टन चेंजेस को यहाँ पे बार बार सजेस्ट किया जाता है और इस तरीके के अपॉइंटमेंट प्रोसेस को अवॉइड किया जाना चाहिए, ये कहा जाता है। बट इट्स एन स्टिल एन इश्यू, जहां पे आज भी इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर करी जाती है। फिर उसके बाद सेकेंड इशू है कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको उतनी ही प्रोटेक्शन नहीं मिलती जितनी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलती है। देखो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना एक मुश्किल प्रोसेस है। इनको हटाने के लिए वही सेम प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा जिस प्रोसेस के माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जो हटाने की प्रक्रिया है वो एक इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस है, वो एक डिफिकल्ट प्रोसेस है काफी। और इस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाने की प्रक्रिया जब इसके जैसी ही डिसाइड की गई है तो इनको भी हटाना बहुत मुश्किल है, राइट। तो अब हटाने की प्रक्रिया इनको जितना मुश्किल होगा उतना ही इनकी एग्जीक्यूटिव की तरफ या फिर जो रूलिंग पार्टी है उसके तरफ इनकी लॉयल्टी जो है वो कम रहेगी और इनकी अकाउंटेबिलिटी और इनकी इंडिपेंडेंसी ज्यादा इंश्योर की जा सकेगी। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिगार्डिंग में तो हटाने का प्रोसेस डिफिकल्ट है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर हटाने का प्रोसेस बहुत सरल है। यहाँ पर सिंपल सी बात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर एडवाइस दें गवर्नमेंट को या प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट यहाँ पे डायरेक्टली चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एडवाइस पर इलेक्शन कमिश्नर्स को हटा सकते हैं। तो इस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर को उस तरीके की प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती है जिस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये प्रोटेक्शन मिल पाती है। तो इस तरीके से अपनी उतनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में फुल अकाउंटेबल होकर के यहाँ पर जो इलेक्शन कमिश्नर है वो इलेक्शन कमिश्नर काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इस पर आपका काफी बड़ा सवाल यहाँ पे उठाया जाता है। फिर अगला जो इशू है वो अगला इशू ये है कि जो अपॉइंटमेंट होनी चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की या इलेक्शन कमिश्नर की, इसके कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 324 कहता है कि इनके सिलेक्शन प्रोसेस को इम्पार्शियल बनाने के लिए जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट इस कॉन्टेक्स्ट में लॉ पास कर सकता है। लेकिन अभी तक यहाँ पर जो है वो अभी तक इस तरीके से कोई भी लॉ पार्लियामेंट के द्वारा पास नहीं किया गया है ताकि यहाँ पे अपॉइंटमेंट प्रोसेस को एकदम इम्पार्शियल बनाया जा सके। और इस वजह से आज भी जो अपॉइंटमेंट है उस अपॉइंटमेंट प्रोसेस में एग्जीक्यूटिव जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। तो इस कारण से भी यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस है इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स को अपॉइंट करने में, उसमें एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। और इस वजह से हमें ये बार बार जो इम्पार्शियलिटी को लेकर के जो सवाल उठते नजर आते हैं वो हमें दिखता है यहाँ पर। तो इस तरीके से पार्लियामेंट के पास पावर होते हुए भी पार्लियामेंट ने इस कॉन्टेक्स्ट में कोई सिग्निफिकेंट लॉ अभी तक पास नहीं किया है। दूसरी बात, जो ऑफिसर्स यहाँ पे अपॉइंटमेंट किए जाते हैं उस अपॉइंटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई क्वालिफिकेशन को प्रिस्क्राइब नहीं कर रखा, चाहे वो लीगल क्वालिफिकेशन हो, चाहे वो एजुकेशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव या जुडिशियल क्वालिफिकेशन हो। इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर कोई भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन नहीं है। साथ ही साथ प्रॉब्लम यह है कि जो इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स हैं उनको सीएजी की तरह या यूपीएससी के मेंबर की तरह एक बार अपने पद से हट जाने के बाद उनको फ्यूचर में गवर्नमेंट पोस्ट पे अपॉइंट करने से नहीं डिबेयर किया जाता है। अब देखो, यूपीएससी और सीएजी का जो पोस्ट है उस कॉन्टेक्स्ट में अगर फ्यूचर में उनको गवर्नमेंट पोस्ट मिलने से अगर डिबेयर कर दिया जाएगा तो ऐसा माना जाता है कि वो अपना फुल कैपेसिटी में एकदम इम्पार्शियल होकर के बिना किसी लालच के काम कर सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं है, तो उनको डिबेयर नहीं किया गया है इलेक्शन कमिश्नर को रिटायर होने के बाद कोई भी पद गवर्नमेंट में संभालने से या फर्दर अपॉइंटमेंट से। तो इस तरीके से अपॉइंटमेंट का लालच देकर के यहाँ पे इन्फ्लुएंस बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर इस प्रोविजन को भी अगर चेंज नहीं किया गया तो इम्पार्शियलिटी जो है वो अफेक्ट होगी यहाँ पर। दूसरी बात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के बीच में पावर का डिवीजन किस तरीके से किया जाए उस कॉन्टेक्स्ट में भी कोई खास क्लैरिटी है नहीं। और इन्हीं सब कारणों की वजह से हमें ये नजर आता है कि एग्जीक्यूटिव का जो इन्फ्लुएंस है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर हो सकता है। और वो हमें इस तरीके की इनफॉर्मल मीटिंग जब होती है तो उस इनफॉर्मल मीटिंग में हमें नजर भी आता है और इस वजह से इस तरीके से सवाल उठाए जाते हैं अपोजिशन के द्वारा कि यहाँ पर इस इंस्टीट्यूशन को और ट्रांसपोर्ट और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के अफेक्ट से फ्री करवाना चाहिए। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन एक अपने आप में क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है, साथ ही साथ डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर है। और ऐसे में अगर एग्जीक्यूटिव की अगर इन्फ्लुएंस इस तरीके से बनी रहेगी तो ऐसे में बार बार ऐसे एलिगेशन हमें लगते हुए नजर आएंगे जहां पर सवाल उठेंगे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर वे में कंडक्ट नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन इम्पार्शियल हो रहा है, इम्पार्शियल होके काम नहीं कर रहा है
और ये डेमोक्रेसी के लिए एक डेंजरस ट्रेंड है। तो यहाँ पर इस ट्रेंड को बदलने की जरूरत है, और यहाँ पर इन कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से इम्पार्शियलिटी को इंश्योर किया जाए उसमें पार्लियामेंट को ध्यान देने की जरूरत है कि क्या सर्टेन लॉ पास करके यहाँ पर इस बॉडी को कंप्लीटली न्यूट्रल बनाए, जिससे इंडिया की डेमोक्रेसी और हेल्दी बन पाए। तो आई गेस आपको ये पूरा डिस्कशन समझ में आया इलेक्शन कमीशन के अराउंड। जो भी रिसेंट में इसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे उस एस्पेक्ट को मैंने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करी है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।